जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्याग। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिनका इस देश के संविधान से लगाव नहीं है, जिनका इस देश के लोकतंत्र से लगाव नहीं है, जिनका इस देश के सिस्टम से लगाव नहीं है, ऐसे अलगाववादियों से आखिर क्यों और कब तक लगाव रखा जाए। सभी राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर गया था, आज उसने दिल्ली में बैठक की। मुद्दा यह था कि कश्मीर के दौरे के बाद अब आगे क्या किया जाए, जिससे कश्मीर में स्थायी रूप से शांति बहाल हो सके। और इस बैठक में यह तय हुआ कि कश्मीर पर सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने संविधान के दायरे में रहते हुए सभी पक्षों से बातचीत की पहल तो पहले भी की थी, लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो भारत के संविधान में यकीन ही नहीं रखते। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हुर्रियत के वो लोग जो भारत का खाते हैं और गाते पाकिस्तान की हैं, उनके साथ भला कब तक हमदर्दी जताई जाएगी। जी न्यूज़ लगातार आपको यह खबर दिखा रहा है कि कैसे अलगाववादियों पर सरकार बेशुमार खर्च करती रही है। ये वही भारत विरोधी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में, विदेशों में भेजते हैं और कश्मीरी बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं, बातचीत की टेबल पर आते नहीं। और भारत की संसद के चुने हुए लोग जब इनसे मिलने जाते हैं तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे अलगाववादियों और आतंकियों में भला फर्क क्या रह गया है। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। सदस्य ये अपील करते हैं प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हिंसा का रास्ता त्याग करके चर्चा के लिए और बातचीत के द्वारा हर मसले को और प्रत्येक विषय को समाधान करने के लिए सामने आए। ऑल स्टेक होल्डर से बात करो, आप एक एक को अलग अलग मत लेते। अब अलगाववादियों में भी 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स बोले तो सभी आ जाते हैं और उन सबसे बात करके वो निकलते। एक अनकंडीशनल पॉलिटिकल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ये रेजोल्यूशन में आई और ये डायलॉग अब आप इसको सुलझाने के लिए करिए ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। और वहाँ पर जो स्टेक होल्डर सभी से बातचीत करने की बात कही जा रही है, हुर्रियत हो या कोई और अलगाववादी, पीडीपी के एजेंडा ऑफ अलायंस सब वही बात कहता है, स्टेक होल्डर सेपरेटिस्ट, तो उसी पर अमल करें वो लोग। इनके खिलाफ में वही बर्ता होना चाहिए जो टेररिस्ट है, अलगाववादी, यही वही है। तो इनकी सहूलतें बंद होना, इनकी सुरक्षा निकालना, इनके सारे होटल के हवाई एयर सर्विस जो मिलती है फैसिलिटी सब बंद करने के बारे में जो मंत्री जी ने कहा है वो सही कहा है। उनको तो ज़्यादा डर है पाकिस्तान के आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको हमारे एजेंसी से डर नहीं है, तो हमें बस उनको इग्नोर करना है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीर के अलगाववादियों से आखिर किस बात का लगाव रखा जाए। दूसरा सवाल, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं उन्हें भारत का पासपोर्ट क्यों दिया जाए। तीसरा सवाल, आतंकियों की गोली और अलगाववादियों की बोली में भला क्या फर्क है। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि संविधान के दायरे में रहते हुए कश्मीर की शांति के लिए वो किसी से भी बातचीत को तैयार है, लेकिन जो अलगाववादी भारत के संविधान और भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही अपना नहीं मानते, वो कश्मीर के हमदर्द कैसे हो सकते हैं। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, भारत का खाने और पाकिस्तान का गाने वालों के साथ कैसी सहानुभूति। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी की है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम साहब हैं, एक बार शिवसेना से और एक बार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं। 2009 से 2014 तक उत्तरी मुंबई लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हैं, पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं, जेडीयू में महासचिव के पद पर हैं। हमारे साथ सीपीएम के नेता डॉक्टर फौद हलीम हैं, पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम के पुत्र हैं, मौजूदा दौर के मुद्दों पर सीपीएम का पक्ष रखते हैं।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौहर गिलानी साहब हैं, कश्मीर से पत्रकार और विशेषज्ञ। जर्मनी के डोचे वेले में वो एडिटर रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी साहब आपसे है सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, वो जानना चाहते हैं ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन गया था, आज जो मीटिंग हुई उसमें कौन सी बातें निकल कर आई हैं, बड़ी बातें जो आप इस देश की जनता के सामने रख सकते हो जो उन्होंने पहले ना सुनी हो सर। सुधांशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय निरुपम जी, सर्वदलीय बैठक थी, ये सर्वदलीय डेलीगेशन गया था। आपसे कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि इस बैठक से क्या बड़ी बातें निकल कर आई, इस विजिट से क्या बड़ी बात निकल कर आई? आज जो इस मीटिंग पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिहाज से जितना इसको बहुत अहम माना जा रहा था, आप क्या बता सकते हैं? क्या बड़ी बात निकल कर आई है जो हमारे दर्शकों ने पहले ना सुनी, उस देश के लोगों ने पहले ना सुनी? नहीं, सच पूछिए तो सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया था वहां पे, उससे कुछ निकल कर आया नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि सरकार एक अंधेरे में एक लाठी भांजने का काम कर रही है। कश्मीर की इस पूरी समस्या को सरकार समझ ही नहीं पा रही है। एक तरफ सरकार सख्ती की बात करती है, दूसरी तरफ कहती है हम बातचीत कर रहे हैं। 2 महीने से वहां पर कर्फ्यू लगे हुए हैं। 75वां आदमी आज मरा है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि लगभग 95% लोग ऐसे हैं कश्मीर में जिनका इन अलगाववादियों से कोई नाता नहीं। सिर्फ 5% लोग हैं जो अलगाववाद या आतंकवाद से एक साबका रखते हैं। तो ऐसे 5% लोगों को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इन 5% लोगों को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले हो और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई अलगाववादी हो, कोई आतंकवादी हो, बुरहान बानी का कोई रिश्तेदार हो, कोई चाचा हो, भतीजा हो, कोई भी है। इन लोगों को इंटेलिजेंस और आर्मी के मार्फत से एक आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनको कैसे एक साइडलाइन करना है, इनको कैसे पूरी तरह से एक पूरे सामाजिक जीवन से बाहर करना है और कश्मीर को मुख्य धारा में लाना है। ये एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य के साथ दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कश्मीर की स्थिति को काबू में लाने में पूरी तरह से फेल हुई दिखती है। हां, बंदूक के नोक पे, आर्मी की गोली पे वो अगर चाहते हैं कि इस तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत अप्रोच है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन सख्ती बरतने के साथ साथ कैसे बातचीत के दरवाजे खोल करके कश्मीर में शांति बहाल कैसे किया जाए, कश्मीर के आम कश्मीरी लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनका विश्वास कैसे जीता जाए, जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। इस दिशा में एक जो प्रयत्न होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जहां तक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात है वो पूरी तरह से नाकामयाब है। ऐसा आज जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उन एमपीज की, उस मीटिंग से भी बात निकल करके आ रही है जो अखबारों में या फिर मैंने अलग अलग सोशल मीडिया में पढ़ा, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। संजय निरुपम जी, आपकी पार्टी कह रही थी ना सर्वदलीय डेलीगेशन जाए, सर्वदलीय डेलीगेशन जो है उस वहां पर बात हो। सर, कांग्रेस पार्टी तो वहां पर थी। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन सी ऐसी बातें थी जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई? क्या कांग्रेस पार्टी ने वकालत की कि अलगाववादियों पर अब नकेल कसने का वक्त आ गया है? क्या बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की थी जो सरकार ने नहीं मानी? क्योंकि उसमें जो फैसला लिया गया जिम्मेदारी तो उसमें कांग्रेस पार्टी को लेनी पड़ेगी ना सर। भूमिका स्पष्ट है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही है मैडम। कांग्रेस पार्टी की भूमिका आज से नहीं, पिछले 60-70 वर्षों से एक ही है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कश्मीरी समाज को मुख्य धारा में लाने का हर प्रयास करना चाहिए। और इस बीच कश्मीर में जो भी लोग आग लगा रहे हैं, चाहे बाहर की ताकतें हो या अंदर की ताकतें हो, उन ताकतों को धीरे धीरे कैसे साइडलाइन किया जाए, कमजोर किया जाए, इस दिशा में प्रयत्न होते रहना चाहिए। रह गई बात अभी वर्तमान परिस्थिति में, तो वर्तमान परिस्थिति में आप अलगाववादियों से बात करें न करें, इतना ज्यादा इस प्रकार के काम जो प्रशासनिक कामकाज होते हैं हर जगह इतना फुल स्टॉप नहीं होता। कभी आप हुर्रियत वालों से बात करने की स्थिति में
होते हैं, कभी हुर्रियत वालों से बात नहीं करनी है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात कांग्रेस पार्टी ने इसलिए की ताकि जाके कश्मीर के लोगों से बात की जाए, एक रास्ता निकाला जाए। फिर भी अगर रास्ता नहीं निकल पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुझाव ही गलत था। हम तो ये कह रहे हैं कि आप दूसरे रास्ते ढूंढिए, लेकिन कश्मीर में जितना जल्दी हो शांति बहाल हो, ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका है और इसकी जवाबदारी सरकार की है। और कांग्रेस पार्टी सरकार को इस दिशा में मदद करने के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि कश्मीर में शांति बहाल होगी, ये इस देश के हित में है, ये राष्ट्र के हित में है। सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय निरुपम साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया होगा, और साथ ही उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की एक उपलब्धि तलाशने में मुझे काफी दिक्कत हो रही है। मेरे दिमाग में एक भी उपलब्धि याद नहीं आ रही है। और यही मेरा आपसे सवाल था, जो दिक्कत, जो समस्या उमर अब्दुल्ला को हो रही है वो इस देश के कई लोगों को इस समय हो रही होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक के बाद जो बड़ी बातें निकल कर आई उनमें हर कोई अचीवमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है सर इन पॉइंटर्स में कि कैसे नॉर्मलसी लौटेगी कश्मीर में। आप बता सकते हैं क्या बड़ा फैसला लिया गया इस बैठक के बाद? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जो बोल रहे हैं और जो कांग्रेस बोलेगी उनको नहीं समझ में आ रहा है, यह स्वाभाविक है। उसका रीजन क्या है कि कश्मीर जब से बना है पिछले 60-70 सालों में ज्यादातर समय पर तो यही पार्टियां पावर में रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जमाने से है, कांग्रेस तो सन 47 से है। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनके जो सृजनकर्ता हैं, जो उनके जनक हैं, उनके लिए तो समस्या का समाधान ढूंढने में समस्या नजर आएगी और वो वहां प्रतिपक्ष की भूमिका में है। मगर मैं उत्तर देना चाहूंगा, जैसे निरुपम जी ने ये कहा कि हम बंदूक के दम पर ही वहां पर दबाव बनाकर नियंत्रित रखना चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब यह समस्या शुरू हुई, पहले दिन गृह मंत्री ने न सिर्फ कश्मीर के सभी विपक्षी दलों से बातचीत किया, बल्कि सभी राष्ट्रीय विपक्षी दलों से भी बातचीत करके और उनसे सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने लौट के आने के बाद चंद घंटों के अंदर कश्मीर पर बैठक की। 1.5 महीने में 3 बार किसी भारत के गृह मंत्री का कश्मीर दौरा नहीं हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1.5 महीने में 3 बार दौरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने यहां सर्वदलीय बैठक की, संसद के दोनों सदनों में कश्मीर के ऊपर चर्चा हो चुकी है। पैलेट गन का इशू आया तो उस इशू के ऊपर कमेटी बना के रिपोर्ट तक आ चुकी है। मगर अब मैं बता रहा हूं, जैसे पैलेट गन का इशू आया, हमने इन 2 महीनों में उसके बारे में समाधान भी निकाल दिया। मगर मैं फिर विनम्रता से कहूंगा, जैसा कि अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि कांग्रेस की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है 60-70 सालों से कश्मीर से, तो उसी पॉलिसी की तो प्रॉब्लम है। महबूबा मुफ्ती हमारे गठबंधन सहयोगी की मंत्री हैं और उन्होंने क्या बोला कि वो बच्चे वहां पर टॉफी लेने गए थे कि दूध देने गए थे। और श्री गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, रीजनल पार्टी के नहीं। वो कहते थे अफजल गुरु को क्षमा याचना दो, नहीं तो कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी। बताइए, मसरत आलम के पक्ष में सैफुद्दीन सोज जी का बयान याद करिए, या शशि थरूर, लेकिन अफजल गुरु को फांसी जी का चढ़ाने का निर्णय भी अगर किसी गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ऐसा है त्रिवेदी जी, अब कोई भी झूठ बयानी करके आप अपने तर्क दे करके कांग्रेस को एक मतलब पराजित करना चाहते हैं, इस सबसे कोई फायदा नहीं होगा। आज आप सरकार में है, सत्ता में आप फेल हो रहे हैं, आप अपने फेलियर के कारण बताइए। आप अपने फेलियर के कारण बताने के बजाय कांग्रेस को कोस करके अपने फेलियर को छुपा नहीं सकते। फेल आप हो रहे हैं, आप शांति बहाल नहीं कर पा रहे। अरे भाई, जब आप बोल रहे हैं तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, तो मुझे बोलने दीजिए। आप निरंतर बोलते चले जा रहे हैं, की आदत बंद करिए। नहीं त्रिवेदी, देखिए आप बता रहे हैं, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार क्यों फेल हो गई, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप सिर्फ कांग्रेस को कोस के एक तो सरकार में आए, पिछले 2 साल से सरकार चलाने में फेल हो गए। अब मैं बोल सकता हूं संजय जी, आप कितना भाई, आप चलिए आप बोल लीजिए करके इन आदतों से बाज आइए। जवाब तो सुनिए सर। फेल हो रहे हैं, क्यों नाकामयाब हो रहे हैं, कृपया करके इसका जवाब दीजिए ना। हर बात पे कांग्रेस को दोष दे देना, हर बात पे कांग्रेस, संजय जी प्लीज, कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप सर थोड़ा सा तो धीरज दिखाइए, सरकार थोड़ा सा सर, लोगों को उनका जवाब तो सुन लीजिए। और भी पैनलिस्ट है सर, सरकार को ये जवाब देना पड़े। रिक्वेस्ट कर रही हूं सर मैं आपसे। इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं क्योंकि त्रिवेदी जी सरकार के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, और अगर सरकार फेल हो गई है तो उसके कारण सरकार के प्रवक्ता को बताना पड़ेगा, न कि सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल पूछा है उनसे, बचा के निकल जाएंगे। ये आदत खराब है। ये सरकार में बैठे हैं, इनकी जवाबदारी है
और इनको जवाब देना पड़ेगा फेल क्यों हो गए। सिर्फ कांग्रेस के जमाने में ये होता था, ये कह करके अपना दामन बचाने की आदत से ये बाज आए बीजेपी के लोग, ये मुझे कहना है। अब मैं बोल सकता हूं संजय जी, अब मैं बोल सकता हूं संजय जी, आदत ये खराब तो नहीं है, अपनी गलतियों के कारण बताएं। अरे मैं बता रहा हूं भाई, जब आप बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे मैं बोल रहा था, कुछ देर तो बोलने दीजिए, आप तो लगातार बोलते चले जा रहे हैं। भाई अदिति जी, अब आप इनको चुप करवाइए भाई, ये मोनोलॉग थोड़ी चलेगा। संजय जी प्लीज भाई, सर। किसी पार्टी का सर भाषण मैंने आपको अभी तक इस चर्चा में सबसे ज्यादा वक्त दिया है सर, प्लीज दूसरे भी पैनलिस्ट यहाँ पर बात रखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा धीरज बरतिए सर, संयम बरतिए सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। सुधांशु जी प्लीज आप बात पूरी कीजिए सर। सुधांशु जी आप बात पूरी कीजिए। नहीं है, आदत क्या बुरी है मैं बताता हूं। अभी संजय जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अफजल गुरु को फांसी इनकी सरकार ने दी, बिल्कुल सही कहा। और फिर वो लोग जो जिन्होंने नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनकी सभा में राहुल गांधी गए। ये प्रॉब्लम है साथ में कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ और डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिकली कुछ और रही कश्मीर की समस्या की बात, तो ये 60-70 सालों में आपने क्रॉनिक डिजीज बना दिया है। इसका कोई भी व्यक्ति ये कहे कि 1-2 महीने में समाधान निकल जाएगा, तो समाधान नहीं निकल सकता। हां, मगर हमने समाधान निकालने के लिए पूरी सक्रियता के साथ, संजीदगी के साथ हमने प्रयास शुरू किया है, और पहली बार कश्मीर वैली में एक माहौल बदला है जब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक भाषा बोल रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने उन्होंने भी ये बोला है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने बच्चों को ड्रोन से मरवाता है, और यहां पर आकर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हमदर्दी की भाषा बोलता है। और ये दौर ये है कि एक दौर में हमारे ऑफिशियली जो लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में जाके बयान देते थे। तो भाई समस्या यहां पर यह है कि आप सरकारी बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। आपके बड़े नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाओ तब ठीक होगा। तो मेरा मानना यह है कि इस समस्या को समाधान करने के लिए भारत के सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति और एक निश्चित इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम निरंतर ईमानदारी से उस प्रयास में लगे हैं। और आप कहना चाहेंगे आज कि आप लोगों में वो सहमति नहीं है? नहीं है वो सहमति? भाई देखिए, हम तो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो सर 2 महीने हो गए सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर कश्मीर नॉर्मलसी का इंतजार कर रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है उस दिन का, एक बार फिर से अमन शांति लौटे वहां पर। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अमन शांति लौटे, क्योंकि कश्मीर में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, और इस समय जिस प्रकार से शक्तियां वहां सीमा पार से समर्थन कर रही हैं, तो कम से कम भारत के सारे राजनीतिक दलों को एकजुट और दृढ़ रहना चाहिए इस विषय के ऊपर, तब हम समाधान निकालने में। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा बस ये कहना है कि ढुलमुल नीति, चलिए ठीक है, 60 वर्षों से कश्मीर की समस्या चली आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति कश्मीर को लेकर क्या थी? बड़ी स्पष्ट थी। 2002 में वाजपेयी जी की सरकार थी, हम जानते थे कश्मीर के प्रति क्या नीति है, उसके सार्थक परिणाम भी निकले। आपने 2013 में सुषमा स्वराज जी थी लोकसभा में विपक्ष की नेता, उन्होंने कहा कि अगर लांस नायक हेमराज का हम सर पाकिस्तान से नहीं ला सकते हैं तो 10 सर हमें ऐसे और लाने चाहिए। बहुत अच्छा, देश ने स्वागत किया आपका। 14 के अगस्त में आपने विदेश सचिव से बातचीत इसलिए रद्द कर दी क्योंकि वो हुर्रियत से बात कर रहे थे। 15 में भी आपने यही किया, विदेश सचिव से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हुर्रियत से बात करते हैं। 28 अप्रैल 2016 लोकसभा में वीके सिंह बयान देते हैं राज्यसभा में कि हुर्रियत इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, इंडियन सिटीजन है, उनका इंडियन पासपोर्ट है, तो उनको बातचीत करने से कैसे रोका जा सकता है। 2 मई को सरकार फिर यही बयान देती है कि हुर्रियत को बात करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 मई 2016 को जब हुर्रियत के रैली में कश्मीर, पाकिस्तान और पीओके और बाकी सबके झंडे लहराए जाते हैं, तो वहां पे राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां उस रैली को प्रोटेक्शन दे रही थी। आप सरकार में थे साहब 1 साल से, आपकी ढुलमुल नीति, आपके एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा हुआ था कि हम हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानेंगे, हम हुर्रियत के साथ तमाम बातें करेंगे, भले उसकी विचारधारा अलग हो। आप तो 2 साल में अपने स्टैंड से 5 बार आप खुद पलट गए हैं। आप किसी को, दूसरे को नीति के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं? आपके कारण हुर्रियत जैसे ताकतों को बल मिला, सरकार बनाने की कश्मीर में भूख, आपको हुर्रियत के साथ आपने हाथ मिलाया, और हुर्रियत और कुछ नहीं है, पीडीपी का एक अंग है। गौर गिलानी साहब जी, आप सुन रहे हैं क्या कुछ कर जी, आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से देखती है अलगाववादियों को, किस तरीके से देखा जाता है हुर्रियत को, उसकी बातचीत को लेकर स्टैंड क्या है, जिस तरीके से देश में माहौल रहा है। यही तो मसला तो यही है
आप देख लीजिए जो ये 5% और 10% की जो बातें हैं, अगर ऐसा होता कि 5% लोग सड़कों पे हैं तो 60 दिन तक यहाँ कर्फ्यू नहीं रहता, 75 लोगों को मारा नहीं जाता, 10,000 लोग घायल नहीं होते और 500 से ज़्यादा लोगों को आंखों पे पैलेट्स नहीं लगते, 50 से ज़्यादा लोगों की रोशनी जो बीनाई है वो नहीं जाती। ये एक पीपल्स अपराइजिंग, जो लोगों की अपराइजिंग है एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर या बाकी ABC को दोष देकर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। आपके एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी और PDP ने जब सरकार बनाई, उस एजेंडा ऑफ मेरी बात सुनिए, आपने किसी को नहीं रोका, आप मुझे भी मत रोकें। पूरी जर्नलिज्म में जो बैलेंस एक होता है वो मेंटेन कीजिए। तो मैं आपको कह रहा हूं जब ये सरकार बनी, PDP और BJP की सरकार बनी, मैं फैक्ट्स रखने में यकीन रखती हूं। किसने रोका अलगाववादियों को बात करने के लिए? ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था। किसने रोका सैयद अली शाह गिलानी को बात करने के लिए? अगर उन्हें इतनी चिंता है हम लोगों की, क्यों नहीं की उन्होंने बात? क्यों नहीं मिले मीरवाइज उमर फारूक साहब? अगर आपको हुर्रियत की बात करनी है, आप हुर्रियत के प्रवक्ता को यहाँ लाइए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र नहीं किया उसमें? सुनिए, उनको कितनी कैजुअलिटी हुई, आपने उसका जिक्र नहीं किया सर? आप अगर आप बात नहीं सुनना चाहती तो मुझे भी इस प्रोग्राम में रहने का कोई शौक नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। हुर्रियत की बात करनी है आपको, हुर्रियत के प्रवक्ता को यहाँ लाइए। पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन को लाइए। मैं एक पत्रकार और एक एनालिस्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ बातें, और आप सुन लीजिए। बात यह है कि जो 75 किलिंग्स हुई है, ना तो पाकिस्तान ने उनको मारा है और ना ही हुर्रियत ने मारा है या किसी अलगाववादी ने मारा है, वो आपके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी जानें ली हैं। तो ये फैक्ट्स हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो PDP और BJP की सरकार है उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में पूरा लिखा है कि पाकिस्तान के साथ रेकन्सिलिएशन होगी और हुर्रियत के साथ बात होगी, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है। आप BJP और PDP से ये सवाल पूछें कि आपने सरकार बनाने के लिए जो एजेंडा ऑफ अलायंस तय किया उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पहला सवाल। दूसरा, जो कश्मीर है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है और ये पीस और नॉर्मलसी, इससे इंसल्ट करते हैं आप कश्मीरी लोगों को। मेरी बात सुनिए, ये एक पॉलिटिकल मसला है और इसका एक पॉलिटिकल हल ढूंढना है। पत्रकार है नहीं सर, आपने कहा पत्रकार है, आपने कहा ना पत्रकार है, आपने कहा आपके सिक्योरिटी लैंग्वेज और टोन और टेनर को आप सर, आपने कहा आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, सर वो आपके भी सिक्योरिटी फोर्सेस है सर, वो आपके भी सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए यहाँ अगर कश्मीर में अगर किसी भी से आप पूछ लें, अगर किसी से कोई डरता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस से डरता है जिनको आप सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, और किसी से वो डरते नहीं है। सर वो आपके भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो भी कहिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। एक्चुअली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे मतलब आपके और मेरे, हम सबके। वो आप जो भी कहना चाहें, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, आप सवाल पूछिए। मैंने कहा आप सवाल पूछिए। इन बातों पे सर आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं शौक नहीं है। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे पहले, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लाल चौक में तकरीर की कि हम कश्मीरियों को प्लेबिसाइट का राइट देंगे, एक रेफरेंडम का राइट देंगे। तब से लेके वाजपेयी जी के मुंह से ही वो शब्द अच्छे लगते थे, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, बिकॉज ही फॉलोड हिज वर्ड्स विद एक्शन। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सटेंड किया हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, उसके बाद उन्होंने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद LOC पे, और ये जो आज, उसके बाद मेरी बात सुनिए, उससे पहले एक और प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने कहा स्काई इज द लिमिट। आपके कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो उन्होंने ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बातें की हैं, तो ये समझाने की जरूरत है आपको, अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को, कि कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये एक सियासी मसला है, और ये सिर्फ सियासी मसले से हल होगा। आपके फोर्स यूज करने से, लोगों को मारने से, धमकाने से ये चीजें हल नहीं होती, क्योंकि एक शायर ने कहा, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो।